मूवी मित्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है जहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी कार में बैठा हुआ अपनी बंदूक में गोलियां भर रहा है। उस आदमी का नाम एंडी डुफ्रेन है और वो एक बैंकर होता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि एंडी ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी है, लेकिन उस सुनवाई के दौरान एंडी मना करता है कि उसने वो खून नहीं किए हैं। लेकिन सारे सबूत एंडी के खिलाफ होते हैं। उसी वजह से उसे आजीवन कारावास की सजा होती है। फिर हमें शॉशैंक जेल दिखाई जाती है जहाँ एक कैदी की सुनवाई चल रही होती है। उस कैदी का नाम रेड होता है। उस सुनवाई में रेड रिजेक्ट हो जाता है। रेड जेल में किसी भी तरह का सामान मंगवा सकता है। उसके बाद जेल में कुछ नए कैदी आते हैं और उनमें से एक कैदी एंडी होता है। वहाँ रेड उनके दोस्तों के साथ शर्त लगाता है कि एंडी यहाँ नहीं टिक पाएगा। फिर सारे कैदियों को लाइन में खड़ा किया जाता है और वहाँ कैप्टन हेडली आता है और उसके बाद जेल का वार्डन नॉर्टन आता है जो सभी कैदियों को जेल के नियमों का पालन करने के लिए कहता है। उस रात सारे कैदी नए कैदियों को परेशान करते हैं। उनमें से एक मोटा आदमी डर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसके बाद वहाँ हेडली आता है और उस आदमी को मारने लगता है। ये देखते ही सारे कैदी शांत हो जाते हैं। इन सब घटना के दौरान एंडी शांत रहता है और रेड अपनी शर्त हार जाता है। फिर दूसरे दिन एंडी रेड से मिलता है और कहता है कि मुझे पत्थर तोड़ने वाली हथौड़ी मंगवानी है। तो रेड उसे मजाक में कहता है कि तुम उस हथौड़ी से जेल की दीवार तोड़ दोगे, तो ये तुम्हारा भ्रम है। तो फिर एंडी कहता है कि मुझे पत्थर की तराशी करने का शौक है, इसीलिए मैं हथौड़ी मंगवाना चाहता हूँ। फिर रेड उसे हाँ कर देता है और फिर हमें पता चलता है कि एंडी पर कुछ कैदियों की गंदी नज़र है। फिर जब एंडी कपड़े धो रहा होता है तब मौके का फ़ायदा उठाकर 3 लोग एंडी का शारीरिक शोषण करते हैं और यह सिलसिला शुरुआत के 2 साल तक चलता है। फिर एक दिन नॉर्टन सारे कैदियों को बताता है कि एक फैक्ट्री की छत को मरम्मत करने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत है। तभी मौके का फ़ायदा उठाकर रेड एक पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देकर अपनी पूरी टीम को सिलेक्ट कर लेता है। फिर वो सभी लोग छत की मरम्मत कर रहे होते हैं। तभी वहाँ हेडली बात कर रहा होता है कि उसके भाई ने मरने के बाद $35,000 उसके नाम कर दिए हैं, लेकिन सरकार उसमें से अपना टेस्ट काट लेगी। ये सारी बात एंडी सुन लेता है और वो हेडली के पास जाके पूछता है कि तुमने अपनी पत्नी पर भरोसा है कि नहीं। ये सुनकर हेडली भड़क जाता है और उसे छत से नीचे गिराने की कोशिश करता है। तभी एंडी उसे समझाता है कि सरकार का एक कानून है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को $60,000 तक गिफ्ट कर सकता है और ये सारी रकम टैक्स फ्री होती है। यह बात सुनकर हेडली शांत हो जाता है। फिर एंडी कहता है कि अगर तुम किसी वकील के पास जाओगे तो वो बहुत पैसे लेगा, लेकिन मैं ये काम तुम्हारे लिए फ्री में कर दूंगा और तुम्हें बदले में मेरे सभी दोस्तों को 3 बियर्स पिलानी पड़ेगी। इसलिए यह सुनकर एंडी की शर्त मान जाता है। इस पूरी घटना से एंडी और रेड की दोस्ती और गहरी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सारे कैदी लोग मूवी देख रहे हैं। तभी वहाँ एंडी आता है और रेड से रीटा हैवर्थ का पोस्टर लाने के लिए कहता है। उसके बाद गंदी नज़र वाले कैदी एंडी को बहुत पीट रहे हैं। उस वजह से एंडी को 1 महीने के लिए अस्पताल में दाखिल किया जाता है। फिर जिस कैदी ने एंडी को मारा था उसे कैप्टन हेडली खूब मारता है। उसी वजह से वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एंडी कमरे में बैठकर बाइबल पढ़ रहा है। तभी वहाँ पे नॉर्टन की चेकिंग आ जाती है। वहाँ हेडली पूरे कमरे की तलाशी लेता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वहाँ नॉर्टन आता है और एंडी के हाथ से बाइबल लेता है और खुश हो जाता है। फिर वह देखता है कि वहाँ पे बड़ा सा पोस्टर है, लेकिन एंडी बैंकर था और सारी हिसाब किताब बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए नॉर्टन पोस्टर को नहीं हटाता है। फिर हम देखते हैं कि नॉर्टन ने एंडी का प्रमोशन करके उसे लाइब्रेरी का असिस्टेंट बना देता है। उसके बाद एंडी लाइब्रेरियन ब्रुक्स के पास जाता है और तभी वहाँ हेडली एक पुलिस ऑफिसर को लाता है। ऑफिसर अपने बच्चे के एजुकेशन फ़ंड के मामले में बात करने आया था और एंडी ने उसकी मदद कर दी। उसके बाद एंडी लाइब्रेरी में नई बुक्स लाने के लिए नॉर्टन के पास जाता है, लेकिन नॉर्टन कहता है कि जेल के पास फंड नहीं है। तभी से एंडी हर दिन सरकार को खत लिखता है। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे जेल के सभी पुलिस ऑफिसर अपना इनकम टैक्स रिटर्न एंडी से भरवा रहे हैं और हम देखते हैं कि एंडी ने मदद के लिए अब रेड को भी अपने साथ शामिल कर दिया था। तभी हम देखते हैं कि लाइब्रेरी में ब्रूस किसी को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी
वहाँ एंडी और रेड आ जाते हैं और उसे रोकते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ब्रुक्स अब जेल से निकलने वाला है और ब्रुक्स को अब जेल के बाहर की दुनिया पसंद नहीं है, क्योंकि वो पिछले 50 साल से शोशंक जेल में है। फिर हम देखते हैं कि ब्रुक्स जेल से आज़ाद हो गया है और वह अपने भाड़े के घर में जाता है, जो कि उसको सरकार ने दिया था, और वो एक स्टोर में नौकरी पर भी लग जाता है। लेकिन इन सब बात के बावजूद भी ब्रुक्स को जेल की याद आती है और वो आराम से जी नहीं पाता है। फिर वो एक दिन उस भाड़े के घर में अपना जीवन समाप्त कर देता है और वो बनने से पहले जेल में सबको अलविदा कहने के लिए एक खत लिखता है। वो खत पढ़ के रेड और उसके दोस्त दुखी हो जाते हैं। बाद में हम देखते हैं कि एंडी सरकार को जो लाइब्रेरी के फंड के लिए खत लिखता था, उसकी वजह से सरकार ने वहाँ बहुत सारी किताबें और गाने की कैसेट भेजी है। यह सब देखकर एंडी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि यह एंडी की 6 साल की मेहनत थी। तभी मौके का फ़ायदा उठाकर एंडी गाने की कैसेट को म्यूज़िक प्लेयर में लगा के जेल का माइक ऑन करके गाना बजाता है। ये गाना पूरी जेल में सुनकर सभी कैदी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर सभी गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंडी दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर हेडली दरवाज़ा तोड़ देता है और एंडी को 2 हफ्ते के लिए अंधेरे रूम में डाल देता है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी एंडी कहता है कि मुझे मेरी उम्मीद ने जिंदा रखा है। तभी रेड बोलता है कि उम्मीद सबसे खतरनाक चीज़ है, वो आदमी को पागल बना देती है, इसलिए तुम कभी उम्मीद मत रखो। उसके बाद हम देखते हैं कि रेड की सुनवाई हो रही है और रेड को इस जेल में अब तक 30 साल हो चुके हैं, लेकिन इस बार भी वह पिछले बार की तरह रटा हुआ जवाब देता है, इसलिए वो रिजेक्ट हो जाता है। सुनवाई के बाद जब रेड एंडी को मिलता है, तब एंडी उसे माउथ ऑर्गन गिफ्ट करता है। ये देखकर रेड बहुत खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक रात जब एंडी अपने सेल में जाता है, तब रेड एंडी के 10 साल जेल में पूरे होने की खुशी में एक नया पोस्टर गिफ्ट करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लाइब्रेरी का नाम ब्रुक्स के नाम पर रखा जाता है। फिर हम देखते हैं कि नॉर्टन इनसाइड आउट प्रोग्राम की बात करता है, जिसमें जेल के कैदी जेल से बाहर कम पैसे में मजदूरी का काम करेगी, ताकि वो काम समाज सेवा का हो। लेकिन यह नॉर्टन का सिर्फ एक नाटक था। इनसाइड आउट प्रोग्राम की वजह से कॉन्ट्रैक्टर को नुकसान हो रहा था, इसीलिए उसने नॉर्टन को रिश्वत दी ताकि वो कहीं और चला जाए, और नॉर्टन उसकी बात मान लेता है। इस तरह नॉर्टन खूब पैसे कमाता है और वो सभी पैसे को एंडी संभालता है और उस पैसों को ब्लैक से वाइट करता है। जब ये बात रेड को पता चलती है, तब रेड पूछता है कि एंडी तुम ये सब कर कैसे लेते हो। तब एंडी कहता है कि मैं सारे पैसे रेंडल स्टीवन के खाते में जमा करता हूँ। फिर रेड पूछता है कि रेंडल स्टीवन कौन है। तभी एंडी कहता है कि ये कोई आदमी नहीं है, ये सिर्फ कागज़ पर है, अगर पुलिस भी ढूंढेगी तो भी उसे कुछ नहीं मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि अब जेल में कुछ नए कैदी आए हैं। उसमें एक जवान लड़का भी है जिसका नाम टॉमी है। टॉमी काफ़ी कम वक्त में रेड का दोस्त बन जाता है। फिर एक दिन टॉमी एंडी के पास जाता है और उसे कहता है कि उसे अपनी हाई स्कूल की स्टडी पूरी करनी है। तभी एंडी उसकी बात मान लेता है और उसे पढ़ाना शुरू कर देता है। उसके बाद टॉमी एंडी और रेड को बुलाकर ये कहता है कि 4 साल पहले मैं एक कार चोरी के आरोप में जेल में गया था। वहाँ मुझे एल्मो नाम का एक कैदी मिला था, जो बता रहा था कि वो एक रात किसी के घर में चोरी करने गया था, लेकिन उस वक्त घर में एक आदमी झाँक जाता है और उसे देख लेता है, इसीलिए एल्मो उसे बंदूक से गोली मार देता है। तभी वहाँ एक औरत आती है और एल्मो उसे भी गोली मार देता है। बाद में उसे पता चलता है कि वो दोनों तो प्रेमी और प्रेमिका थे, और प्रेमिका का पति तो एक बैंकर है। तभी हमें पता चलता है कि एंडी ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी का खून नहीं किया है। एंडी ये सारी बात नॉर्टन को बताता है, लेकिन वो उसे मदद के लिए मना कर देता है और 1 महीने के लिए अंधेरे कमरे में बंद कर देता है। तभी मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक रात नॉर्टन टॉमी को हेडली के हाथों मरवा देता है, ताकि एंडी जेल से बाहर ना निकल सके और नॉर्टन के पैसों को ब्लैक से वाइट कर सके। फिर नॉर्टन 1 महीने बाद एंडी को मिलने जाता है और झूठ बोलता है कि टॉमी जेल से बाहर भाग रहा था, इसलिए हेडली ने उसे गोली मार दी। फिर नॉर्टन एंडी को फिर से मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए कहता है, लेकिन एंडी मना कर देता है। इसी वजह से नॉर्टन उसे और 1 महीने के लिए उस रूम में बंद रखता है। एक दिन एंडी रेड से कहता है कि मैं जेल से निकलने के बाद सुआटिने हो जाऊंगा। यह जगह मेक्सिको में है, पैसिफिक समुद्र के पास। वहाँ मैं पूरी ज़िंदगी रहूँगा और पुरानी नाव को ठीक करूँगा। यह सुनकर रेड खुश हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि पता नहीं मैं जेल से बाहर रह पाऊँगा या नहीं, कहीं मैं भी ब्रूस की तरह ना हो जाऊँ। उसके बाद एंडी वहाँ से जाते जाते रेड से वादा करवाता है कि जब भी तुम जेल से बाहर निकलो, तब बक्सटन के पास एक खेत है, वहाँ उत्तर दिशा की ओर एक लंबी सी पत्थर की दीवार है,
और वहाँ एक बड़ा सा पेड़ है। वहाँ एक काला वोल्केनिक ग्लास वाला पत्थर मिलेगा, उस पत्थर के नीचे जो गड़ा होगा वो ले लेना। उस रात हम देखते हैं कि एंडी वार्डन का काम करके निकल रहा होता है। तभी वार्डन कहता है कि मेरे जूते साफ़ कर देना। फिर एंडी जूते साफ़ कर देता है और अपने सेल में चला जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उस रात बहुत बारिश हो रही है। दूसरे दिन जब सुबह सारे कैंडियों की गिनती हो रही होती है, तभी एंडी अपने सेल से बाहर नहीं निकलता है। यह देखकर गार्ड्स उसके सेल में जाते हैं। तब उसे पता चलता है कि एंडी अपने सेल में नहीं है। और सुबह जब नॉर्टन अपने जूते निकालता है तो उसे उसके जूते की जगह एंडी के जूते मिलते हैं। फिर उसे पता चलता है कि एंडी अपने सेल में नहीं है। फिर वार्डन गुस्से में एंडी के सेल में आता है और रेड को पूछता है कि एंडी कहाँ है। फिर रेड कहता है कि एंडी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। फिर परेशान नॉर्टन जब पत्थर फेंकता है तब वह पत्थर पोस्टर से टकरा के वापस नहीं आता है। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। फिर नॉर्टन वो पोस्टर निकालता है और हम एक छोटी सी सुरंग देखते हैं और इस समय पता चलता है कि एंडी सुरंग से भाग चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एंडी पिछले 20 साल से रात के समय रोज पोस्टर के पीछे सुरंग बना रहा था और सारे पत्थर का कचरा वो पेंट में इकट्ठा करके दूसरे दिन मैदान में फेंक देता था। फिर हम देखते हैं कि जिस रात वो भागा था उस रात वो नॉर्टन के दस्तावेज के साथ अपने दस्तावेज बदल लेता है। फिर रात को लाइट बंद हो जाने के बाद वो रस्सी की मदद से नॉर्टन के दस्तावेज और चेस के प्यादे देकर सुरंग से बाहर निकलता है। फिर वह गटर के रास्ते से होकर जेल से बाहर निकलता है। गटर से जेल के बाहर का रास्ता तकरीबन 5 फुटबॉल के मैदान जितना यानी लगभग आधे किलोमीटर जितना लंबा था। उसके बाद एंडी ने जो नकली शख्सियत बनाई थी नॉर्टन के पैसों का मनी लॉन्ड्री करने के लिए, वो उसे अपना लेता है और बन जाता है रैंडल स्टीवन। और फिर वो सभी अलग अलग बैंक में जाकर अपने पैसे इकट्ठे करता है और वो पैसे कुल मिलाकर $3,70,000 होते हैं। और वो नॉर्टन के विरुद्ध के सारे दस्तावेज अखबार वालों को भेज देता है। और फिर पुलिस को पता चल जाता है और नॉर्टन भी अखबार में देखकर चौंक जाता है। तभी उस दिन शॉशैंक में पुलिस आ जाती है और हेडले को गिरफ्तार कर लेती है। ये सब देखकर नॉर्टन अपनी तिजोरी में दस्तावेज चेक करता है। तब उसे वहाँ बाइबल मिलती है और जब वो उसे खोलता है वहाँ हथौड़ी के आकार से सभी पन्नों की कटिंग की थी जिसमें एंडी ने अपनी हथौड़ी छुपाई थी। ये देखकर नॉर्टन बहुत निराश हो जाता है और वो पुलिस के हाथों पकड़ा जाए इससे पहले ही अपने सर में खुद को गोली मार देता है और अपना जीवन समाप्त कर देता है। उसके बाद देखते हैं कि रेड की फिर से सुनवाई होती है, मगर इस बार रेड कहता है कि मुझे मेरे गुनाहों का अफसोस है, लेकिन आप मुझे बाहर निकालो या नहीं मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह सब सुन के बोर्ड रेड को अप्रूव कर देता है और रेड 40 साल के बाद अब आज़ाद होता है। जेल से बाहर निकलने के बाद वो ब्रुक्स के कमरे में रहता है और उसकी तरह स्टोर में काम करता है। लेकिन वो इन सब से परेशान हो गया था और उसे यह सब पसंद नहीं था। लेकिन एंडी की वजह से रेड अभी तक जिंदा था। फिर रेड एंडी की बताई हुई जगह पर जाता है और वहाँ उसे खत और कुछ पैसे मिलते हैं। उस खत में लिखा होता है कि रेड, अगर तुम यह खत पढ़ रहे हो तो तुम यहाँ तक पहुँच गए हो और अब तुम्हें जुआर्टिनो मैक्सिको आना है। और एक बात याद रखना रेड, उम्मीद अच्छी चीज़ होती है। उम्मीद लगभग सभी चीज़ों में अच्छी चीज़ होती है और अच्छी चीज़ें कभी नहीं बिगड़ती। उसके बाद रेड जुआर्टिनो जाता है और पैसिफिक समुद्र के किनारे एंडी को मिलता है। तो इस तरह से ये फिल्म हमें सिखाती है कि हमें कभी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगली बार आपसे मिलता हूँ किसी और मूवी के साथ।